नमस्कार। हरी भूमि टीवी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले 2 एपिसोड सेक्स एजुकेशन के हो चुके हैं और आज तीसरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। आशा है कि आपको दोनों एपिसोड पसंद आए होंगे और लगातार आप इसको फॉलो करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। तो एक बार फिर से आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती साहू जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया डॉक्टर साहब जी। तो आज डॉक्टर साहब बिना किसी फॉर्मेलिटीज के वहीं से शुरू कर लेते हैं कि जो सिलसिला अपन ने शुरू किया था। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनको अच्छा लग रहा है और जो इन जानकारी नहीं थी वो हासिल कर रहे हैं वो नई नई जानकारियां। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि यौन शिक्षा के प्रति परिवार का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमने लास्ट टाइम भी बात की थी जगदीप जी, पहला गुरु परिवार होता है, क्योंकि रिश्तों के दायरे में जो भी चीजें बच्चे सीखते हैं वो परिवार के माध्यम से सीखते हैं। तो परिवार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है जहाँ पे सेक्स एजुकेशन देने की बात है, क्योंकि बच्चा छोटे से जो बड़ा हो रहा है उसकी जो भी शारीरिक या मानसिक या भावनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं उसके सबसे पहले उसके माँ बाप की साक्षी होते हैं। तो परिवार की एक बेहद अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि जो चेंज बाहर बाद में रिफ्लेक्ट होता है वो मदर या फादर बच्चे में पहले भांप लेते हैं। अब आती है बात की अगर वो शिक्षा देते हैं तो उनका किस तरह का अप्रोच होना चाहिए बच्चे के प्रति। बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा घर आता है, हमसे बात नहीं करता, बातें छुपाता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि बच्चों को भय होता है कि अगर सच बताएंगे तो घर में या तो डांट खाने को पड़ेगी या पेरेंट्स से मार पड़ सकती है, तो या सजा हो सकता है। तो पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि एक बहुत ही ओपन, एक खुला माहौल दे और बच्चों में किसी भी तरह का डर ना हो, तभी बच्चा आकर आपसे अपने मन की बात कहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो परिवार में है कि एक खुला वातावरण अपने बच्चे को दे, जिसमें बच्चा बिना डर के, बिना किसी संकोच के अपने जो नेचुरल क्वेश्चंस है वो पूछ सके और अपने अंदर जो होने वाले चेंजेस है अपने पेरेंट्स से आके डिस्कस कर सके। इसमें मैं हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बात अब भारत में पेरेंटिंग पे हो रही है या इन शिक्षाओं पे हो रही है, लेकिन पहले इस तरह की कोई वो नहीं थी कि पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए, वो एक चलता हुआ आ रहा था। तो इतना कैसे हम पीछे चले गए कि इस पे ही बात करना जरूरी हो रहा है। देखिए, मैं अब जगदीप जी बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, भारत में जो रिश्ते भी है ना, रिश्तों में सच्चाई नहीं है, एक रोल प्लेइंग है। पति को बता दिया गया कि ये तुम्हारे पति होने के रोल है, पत्नी को बता दिया गया कि ये पत्नी होने के रोल है, और इसी तरह माँ बाप के भी रोल डिफाइंड है। अधिकतर इंडियन फैमिलीज में आप देखेंगे फादर को एक बड़ा खौफनाक सा दिखाया जाता है। मॉडर्न सिटीज में तो थोड़ा सा चेंज होने लग गई है फादर की, बट जैसे ही फादर घर में घुसा, बच्चे दुबक गए या जो भी बात बच्चों के साथ फादर की हो रही है वो माँ के माध्यम से हो रही है। तो वो जो रोल प्लेइंग की वजह से एक जो बीच का डिस्टेंस आ गया है, जिसमें आप खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहे, सब कुछ उसी रोल के दायरे में हो रहा है। इसी वजह से दोनों पीढ़ियों के बीच में एक अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है, और इस अलगाव को अगर दूर करना है तो हमें अपनी पेरेंटिंग टेक्निक्स को बदलना पड़ेगा। बहुत घरों में आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, माँ बाप को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स की और रुझान हो गया है, या इस तरह की मैगजीन्स या कुछ लिटरेचर देख रहे हैं जो कि उनके लिए राइट नहीं है, या इंटरनेट पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स असेस कर रहे हैं जो पेरेंट्स को पता ही नहीं है। तो ये किस लिए है? क्योंकि बीच में डायलॉग जो है वो नहीं है, घर में ओपननेस का माहौल नहीं है जिसमें बच्चा आके हर बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सके। तो बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इसमें एक चीज और है कि जितनी भी एडल्ट मूवी है वो है, उसमें भी उनको सिर्फ एक साधन ही पेश किया जा रहा है, चाहे तो वॉइस उस तरह की है, लेकिन एक्चुअली में उस तरह का कुछ नहीं होता। जिस तरीके से लड़की उसमें वो भाव भंगिमाएं या वो आवाजें निकालना, ये और बच्चे वहीं से ट्रेंड हो रहे हैं उस चीज के। तो ये कितना खतरनाक है? बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक मजेदार बात यह है कि हमारे जो इंडियन पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के मॉडल में तो अच्छे हैं, पर अगर मैं कहूँ कि कपल के मॉडल में बहुत पुअर कपल मॉडल्स है, क्योंकि बच्चा वही बिहेवियर सीखेगा जो घर से होगा। अगर घर में वो अपने पेरेंट्स को आपस में सहज तौर पे इंटरैक्ट करता नहीं देखेगा, उनके बीच में दोस्ती नहीं देखेगा, हेल्दी रोमांस नहीं देखेगा,
तो फिर ऐसे में क्या होगा, जो भी उसकी रोमांटिक फीलिंग्स होंगे वो या तो मूवीज पे बेस्ड होंगे या पोर्नोग्राफी पे बेस्ड होंगे। तो अच्छा रोमांटिक रोल मॉडल हो पाना, घर में बच्चों को एक हेल्दी रोमांस का पता चल पाना, एक हेल्दी फ्रेंडशिप का पता चल पाना, वो बहुत तौर पे नहीं होता, जिससे बच्चों का रुझान फिर मीडिया की तरफ हो जाता है। और सभी तरह का मीडिया बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, अधिकतर मीडिया हानिकारक है और वहाँ फिल्टरिंग भी नहीं हो पाती क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे ये सब चीजें देख रहे हैं। इसमें एक बात हो रही है कि बच्चों को, जैसे लड़कों को तो बाहर वो कह देते हैं कि फ्री है वो एक तरीके से, यदि वो कुछ भी गलत काम करके आ जाएंगे तो पेरेंट उसके साथ खड़े होते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ बिल्कुल इसका उल्टा है कि उनको कैद कर देंगे एक तरीके से और बहुत सारी पाबंदियां लगा देंगे। तो इसको आप कैसे देखते? बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारा समाज अभी भी ऐसे ही सोचता है कि लड़के की 4 गर्लफ्रेंड्स हुई तो वो स्टड है और लड़की का एक भी बॉयफ्रेंड हो गया तो वो चरित्रहीन है। और यहाँ हम ये भूल जाते हैं कि लड़के की गर्लफ्रेंड्स लड़कियां ही हैं, वो आपकी अपनी बेटी नहीं है पर किसी की बेटी तो है। तो डबल स्टैंडर्ड समाज का है और बहुत ज्यादा एम्फेसिस गर्ल्स की वर्जिनिटी पे, इन चीजों पे फोकस किया जाता है कि उनका वर्जिन होना ही उनके अच्छे होने का, प्योर होने का सबूत है। डेफिनेटली ये बात है कि आपको अपना सेक्सुअल बिहेवियर उस हिसाब का रखें कि रॉन्ग पार्टनर के साथ रॉन्ग समय नहीं इंडल्ज करें। बट दोनों के लिए जो मापदंड है अभी भी सोसाइटी के बिल्कुल अलग अलग हैं, जो कि सेम होने चाहिए। बच्चों को भी, लड़कों को भी उनके सेक्सुअल बिहेवियर में उतना ही अकाउंटेबल बनाना चाहिए जितना बेटियों के लिए होना चाहिए। जी, ये भी मतलब है बड़ी दिक्कत है कि बच्चों पे तो बात कर रहे हैं लेकिन पेरेंट्स में भी ये दिक्कत है कि उनको ये लगता है कि दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है तो एक दूसरे को खुश रखना पड़ेगा। वो जो पड़ेगा वाली फीलिंग है ना, वो बड़ी खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रिलेशनशिप में वही मैं कह रही, रोल प्लेइंग है, दोस्ती नहीं है। फ्रेंडशिप किसी भी रिलेशनशिप का बेसिस है। तो वो, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को दोस्ताना बिहेवियर करते नहीं देखते, दोस्त क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब आप और मैं अगर दोस्त हैं और आप मेरे घर आएंगे तो क्या कहें, मुझे याद है बचपन में हम खेलते थे तो फ्रेंड्स अगर घर आ जाती थी, चल मैं तेरा काम करा देती हूँ, फिर हम दोनों खेलने चलेंगे। वहाँ ऐसा कहीं भी नहीं है। लेडी अगर सारा दिन किचन में है, हस्बैंड बाहर बैठ के टीवी देख रहा है, तो दोस्ती कहाँ की हुई ना। आप दोनों मिलके करके फिर दोनों एंजॉय करें। वो चीजें जब मॉडल ही नहीं है तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से? मतलब इससे पहले तो पेरेंट्स को भी इस चीज को सीखना होगा कि माहौल को किस तरह से फ्रेंडली बनाया जाए। देखिए, सेक्स एजुकेशन और सेक्सुअलिटी में जो मैं बता रही थी वही फर्क है। सेक्स एजुकेशन में आपने बता दिया जननांग क्या है, इंटरकोर्स कैसे होता है, बच्चे कैसे होते हैं। सेक्सुअलिटी एजुकेशन, जगदीप जी, एक ऑनगोइंग लाइफ टाइम लर्निंग है। आप एक बेहतर इंसान, रिश्ते में बेहतर व्यक्ति हमेशा बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप सदा सीखने की स्टेज में रहते हैं। तो आई थिंक हम सबको एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता रहना चाहिए। जी, क्योंकि इससे फिर वो भी होगा ना कि एक एज के बाद जाके वो हस्बैंड कहीं और बैठा है, लेडीज कहीं और महिलाओं में टाइम पास कर रही है, यदि वो रिलेशन अच्छा होगा, वो उनको जरूरत ही नहीं है उस तरह से एक दूसरे का, परिवार का साथ, बड़ा अच्छा ऑर्गेनिक माहौल हो जाएगा। आप देखेंगे इंडिया में डिवोर्स का रेट बच्चों के घर से निकलने के बाद बहुत ज्यादा है। सडनली आप सुनेंगे ये कपल बिल्कुल ठीक था, फेसबुक पे दिखाई दे रहा था, अच्छी फोटोज थी, टूर्स हो रहे थे, यहाँ बच्चे घर से निकल के कॉलेज गए और आपको सडनली सुनने में आया कि फलाने का डिवोर्स हो गया। उसका रीजन ही ये है कि जब तक बच्चे घर में थे एक बाइंडिंग फैक्टर था, पूरा आपका एनर्जी, पूरे रिसोर्सेस और एक कॉमन गोल था कि हमने ये बच्चे मिलकर पालने हैं। पर सडनली जब वो बच्चे घर से या इक्वेशन से निकल जाते हैं तो दो लोग अगर आपस में दोस्ती नहीं है तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि साथ कैसे बैठे। और यही कारण है कि डिवोर्स रेट्स आर गेटिंग वेरी वेरी हाई, स्पेशली 20 इयर्स की मैरिज के बाद आप सुनेंगे सडनली डिवोर्स हो गया। जी, ये बड़ा सवाल है डॉक्टर साहब कि मैच्योर लोग, जैसे सेलिब्रिटी देख लेते हैं, बहुत सारे नाम भी देना ठीक नहीं है, लेकिन वो मैच्योर लोग हैं और एक दूसरे को समझते हैं, वो डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। ये दोनों में कंट्रोवर्सी है इन चीजों में, जो आप कह रहे हैं कि वो समझते तो बड़े अच्छे हैं, मतलब डिवोर्स के बाद भी वो दोस्तों की तरह रहते हैं। हाँ जी, मैंने काफी ऐसे लोग देखे हैं। देखिए, बच्चे बीच में होते हैं तो को पेरेंटिंग करनी जरूरी है। जी। और कहीं ना कहीं वो ये समझ लेते हैं कि साथ रहना मुमकिन नहीं है, पर बच्चों के लिए दोस्ताना रहना जरूरी है। तो एक बैलेंस बिठा के चल पाते, ये भी मैच्योरिटी है। बट
रिश्ते काफी आप देखेंगे कि डिवोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि रोल मॉडल प्लेइंग तो है, पर एक्चुअल में जो रिलेशनशिप में जो गरिमा होनी चाहिए, जो गर्माहट होनी चाहिए, वो मिसिंग है। एक दूसरे का सम्मान जो होना चाहिए वो। इसमें एक और चीज है डॉक्टर साहब कि माता पिता अपने बच्चों को यौन शिक्षा के विषय में बात कहाँ से शुरू करें, वो शुरुआत कैसे करें कि बच्चों के साथ शुरुआत करें? जी, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास इस बात के साथ आते हैं कि हमें इतनी जानकारी नहीं है, या सेक्स के बारे में तो सभी लोग स्वाभाविक तौर पे जानते हैं, पर बच्चों के साथ कैसे डिस्कस करना है वो बहुत बार मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हमारे जैसे प्रोग्राम, अब ऐसा प्रोग्राम है कि जो आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, और एक स्टेप वाइज अप्रोच में यदि बच्चे भी पेरेंट्स के साथ बैठ के देखें, तो हम आप और मैं पूरी शिक्षा एक एपिसोड में नहीं दे रहे, पर कम से कम उनको बात करने का एक स्पेस दे रहे हैं, जहाँ पे इस प्रोग्राम को देखने के बाद, या कोई मूवी है उसको देखने के बाद, या कोई पिक्चर्स है उसको देखने के बाद एक डायलॉग का सा माहौल क्रिएट हो जाए। तो पहला तो जो स्टार्ट करने का है कि आप अच्छी मूवीज, आजकल बहुत अच्छी क्लिपिंग्स भी आती हैं, गुड टच बैड टच की मैंने बहुत अच्छी मूवी अभी पीछे देखी, तो उनको माध्यम बना के डायलॉग स्टार्ट करें, बाकी बात अपने आप हो जाएगी। बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, वो क्वेश्चन पूछे, उसके बाद आप घबराए नहीं, उसका खुल के जवाब दे जितना आप दे सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि उस समय आपके पास जवाब नहीं है, तो उनसे कहिए कि मैं इस बारे में अच्छे से समझकर फिर आपसे बात करूंगा, तो वो भी जरूरी है। जी, एक ये भी सवाल है डॉक्टर साहब कि बच्चा कब से शुरुआत करें उसका, कि उसको किस उम्र से धीरे धीरे यौन शिक्षा किस किस तरीके से देनी शुरू करें? ये बहुत अहम सवाल है। जगदीप जी, जब हमारा फर्स्ट एपिसोड एयर हुआ तो मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनका यही सवाल मेरे पास आया था, उनसे मैंने तब कहा था, तो ये आंसर उनके लिए है। यौन शिक्षा जो है वो छोटी उम्र से स्टार्ट हो जाती है। मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया कि 3 years की एज ऑनवर्ड्स आप बच्चे को नहला रहे हैं, वहां से शिक्षा शुरू हो गई। आपने उसको बॉडी पार्ट्स समझाने शुरू किए, और उनका जो नाम है उन्हीं नामों से बॉडी पार्ट्स को बुलाया, ताकि बच्चा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा है। मेरा छोटा सा भांजा है, थोड़े दिन पे मैं उससे मिलने गई तो मुझे बोला कि बुआ आज मैं गया स्कूल, तो एक लड़के ने मेरे मेन पॉइंट पे मार दिया। अब मुझे 2 मिनट लगे सोचने में कि ये मेन पॉइंट है कौन सा, कि मैंने तो सारी डॉक्टरी पढ़ रखी है, पर फिर उसने कहा बुआ मेन पॉइंट, तो मुझे 2 मिनट लगा कि ओ अच्छा, दिल छोड़ दिया, दिमाग छोड़ दिया, यही जीवन का मेन पॉइंट हो गया। तो राइट नाम से बच्चों को उनके अंगों के बारे में बताया जाए, और ये बहुत छोटा सा आप नहलाते समय भी ये कर सकते हैं। फिर 3 to 5 years की एज पे हम बच्चों से बात करें बॉडी पार्ट्स, बॉडी फंक्शंस के बारे में, बात करें गुड टच और बैड टच के बारे में, और उनको ये बताएं कि ये आपका सेफ सर्कल है, इसके बियॉन्ड आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो इसका मतलब हमने उनको बॉडी बाउंड्रीज भी बतानी शुरू कर दी कि आपको इस तरह से कोई हाथ नहीं लगा सकता, या आपने किसी के सामने कपड़े नहीं उतारने, या कोई अगर आपको बुलाए तो उसकी गोदी में चढ़ के नहीं बैठना। और होता क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट, हमारे घर जैसे कोई मेहमान आता है, नमस्ते करो, पोइम सुनाओ, हम अपने बच्चों से जबरदस्ती बिहेवियर करवाते हैं, जिसमें बच्चे बिल्कुल असहज होते हैं। तो ये वाला बिहेवियर हम एज पेरेंट्स खुद ही गलत कर रहे हैं, हम उनको जबरदस्ती कर रहे हैं एक स्ट्रेंजर के सामने खुलने के लिए, जबकि बच्चे नेचुरली बहुत स्मार्ट होते हैं, जहाँ वो सेफ फील नहीं करते वो नहीं खुलते हैं। तो हमने बॉडी पार्ट्स से स्टार्ट किया। ऐसे ही 5 to 8 years की एज में हमने वही जो बॉडी पार्ट्स बताए हैं उसमें अब थोड़ा और एक्सपैंड किया, थोड़ा और फंक्शंस के बारे में बताया, फिर उनको बताया कि फ्रेंड्स क्या है, रिश्तेदार क्या है। आप देखेंगे सभी को फ्रेंड कहते हैं, आजकल तो फेसबुक पे भी जो अटैच्ड है वो भी फ्रेंड है। तो बच्चों को फ्रेंड का और जानकार के बीच का डेफिनेशन भी नहीं पता, और इसकी वजह से वो कई बार बहुत बुरी आदतों में भी फंस जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये तो मेरा फ्रेंड कर रहा था, मुझे भी यही काम करना है। तो ये रिश्तों में कहाँ कौन खड़ा है, कौन से रिश्ते फ्रेंड्स हैं, कौन हानिकारक है, वो चीजें भी हमें बच्चों को बताना, स्पेशली 5 to 8 years, जब वो नए नए रिश्ते बनाने शुरू करते हैं कि ये मेरी टीचर है, ये मेरा फ्रेंड है, तो उनको ये सब बताना बहुत जरूरी है। फिर जब बच्चे 11 से 18 की एज में आते हैं,
अब प्रजनन के बारे में, क्योंकि उनके शरीर में सारे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। तो इस समय आप बात करें प्रजनन की, अब बात करें कंसेंट की, अब बात करें बाउंड्रीज की, अब बात करें फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस की, तो उनको ये सारी चीजें जैसे जैसे वो समझ रहे हैं बताना बहुत जरूरी है। जी जी। डॉक्टर साहब, ये है कि यौन शिक्षा को लेकर टैबू है बहुत सारे, उनको तोड़ने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, यौन शिक्षा को लेके टैबू इसलिए क्योंकि अभी भी इसकी बात बंद कमरों में हो रही है ना। हमें लगता है कि ये शायद लाइफ का वो पार्ट है जो केवल बेडरूम के अंदर ही सीमित है, जबकि हमारी जो सेक्सुअलिटी है उसी से हम सारे वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं। हमारे धर्म में शिवलिंग जो है, पवित्र शिवलिंग क्या है? उसमें शिव का लिंग और पार्वती की योनि है। कहने का मतलब हमारे प्रजनन की क्षमता है कि पूरे संसार की जो ऊर्जा है वो शिव और शक्ति के मिलन से है। तो जो चीज इतनी ओपन में हमारे धर्म ने सिखा दी, उसको बंद कमरों में अगर हम डाल के रखेंगे तो कुंठाएं, मिथ्स होंगे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक संकुचित मानसिकता के साथ हम जीवन जिएंगे। तो जो भी टैबूज हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि खुल के इस बारे में बात नहीं हो रही। यौन शिक्षा में एक बड़ी चीज है बच्चों को कहते हुए या देते हुए कि बड़े उनको अनुशासनहीनता समझने लग जाते हैं। अनुशासनहीनता, ये मेरे ख्याल से जो अनुशासनहीनता शब्द है ना, ये बड़ा खराब है इस चीज के लिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि वो अनुशासनहीनता ना समझ के वो शिक्षा की, उसको जरूरी एजुकेशन की तरफ कैसे बच्चों को सोच सकते हैं? देखिए, ये जो आपने बात की ना डिसिप्लिन की और अनुशासन की, जी जी, इस बात को सबसे पहले पेरेंट्स ने, टीचर्स ने या जो भी मेंटर्स हैं सोसाइटी में, उसने समझना है। जी जी। और इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि यदि शारीरिक ऊर्जाओं की बात करूं तो सेक्सुअल ऊर्जा से बड़ी ऊर्जा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है जो कि एक नई लाइफ को, नई लाइफ फोर्स को धरती पे ला सकती है। अब इस ऊर्जा को यदि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो बच्चे बहुत ही गलत तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे। और मैं बच्चों को क्यों कहूँ, समाज में रेप्स जो हो रहे हैं वो सारे बच्चे नहीं कर रहे, बड़े लोग कर रहे हैं। मॉलेस्टेशन आप देखेंगे, पीडोफाइल्स हैं सोसाइटी में जो बच्चों के साथ यौन शोषण कर रहे हैं। ये सारी चीजें इसीलिए हैं क्योंकि मानसिकता कुंठित है, लोगों को अपनी सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज नहीं करना आता। तो जब हम सेक्स एजुकेशन देते हैं, बेसिकली पर्पस यही है। तो जब हम सेक्स एजुकेशन देते हैं, बेसिकली पर्पस यही है कि उस ऊर्जा को ठीक से अनुशासन के साथ किस तरह इस्तेमाल करना है। जब हम बात ही नहीं करेंगे तो फिर वो तो बिल्कुल असीमित ऊर्जा है, और अगर अनुशासित नहीं होगी तो डिस्ट्रक्शन ही करेगी, चाहे कैरेक्टर का, चाहे शरीर का, चाहे समाज का। इसमें एक और सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, क्योंकि चीजें हैं, जब आपने भी ये शुरू किया था तो बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ी होगी कि लेडीज है और क्या सवाल उठा के, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखते हैं तो गिनती के वो लोग नजर आते हैं। तो किस किस तरह का आपको लगा कि ये तो बड़ा खतरनाक चीज है? बिल्कुल। कई बार मैं अभी भी सोचती हूँ कि आखिर मैं ये क्यों कर रही हूँ। बट आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे समाज में क्योंकि समाज कुंठित है हमारा, सेक्स के बारे में बात करना और खासतौर पे सेक्स के बारे में समझाना, पढ़ाना या बताना सब तरह से वर्जित समझा जाता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक महिला, तब तो मैं इससे थोड़ी और यंग थी, सेक्स के बारे में बात कर रही है और बड़ी बेबाकी से बात कर रही है। तो लोगों को लगता था कि शायद इसकी इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स है या नीड्स है, मेंटालिटी है और ये इजी है, मतलब शी इज इजी वुमन, चरित्रहीन है। तो मुझे ये वाली फेजेस से निकलना पड़ा। और शुरू में जब मैं अपनी वीडियोस पोस्ट करती थी तो बहुत ज्यादा ऑपोजिशन भी मिलता था, और ये 2-3 दिन पहले की बात है। मैंने हमारा जो वीडियो हुआ अपने एक मेडिको ग्रुप के अंदर डाला, जिसमें एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया वो कि आप इस तरह के वीडियो ग्रुप में ना पोस्ट करें। और ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी सपोजिटली खुली हुई मानसिकता पढ़े लिखे लोग। जी जी। तो बहुत सारे इस तरह के चैलेंजेस थे। उसके अलावा भारतीय पुरुष थोड़े से शरारती तो है, तो बहुत सारी चीजें
मुझे फेस करनी पड़ी, जिसके बारे में मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म पे बात करना उचित नहीं रहेगा, बट आप समझ सकते हैं इट वाज डिफिकल्ट। इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे अपना ही फाउंडेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बातों के लिए मंच मिल पाना और एक उपयुक्त मंच मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तभी मैं आपका बार बार धन्यवाद करती हूँ कि इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए आपने मुझे एक मंच दिया, ताकि पब्लिक भी देख सके कि इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना अश्लील नहीं है कहीं से भी। आप बहुत सहजता से इसके बारे में बात कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी भी दे सकते हैं। तो ये थी आज की सेक्स एजुकेशन की सीरीज का तीसरा एपिसोड। आपका कोई सवाल है, हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भी सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब उसका बेबाकी से और बड़े ही सहजता से जवाब देंगे। और फिर वही कह रहा हूँ कि पूरे परिवार के साथ आराम से बैठ के देखिए, आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी कि बच्चों के साथ नहीं देखना चाहिए। और आप शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने कीमती समय दिया। आप सबका भी शुक्रिया जो इतना गौर से देखा है।